ये फरमाइएगा सर, ये अरशद शरीफ साहब का केस आप लोगों ने टेकअप किया था, अब 43 डेज के बाद आज एफआईआर होगी, तो अब आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन ठीक है और अब ये केस राइट डायरेक्शन में जाएगा? असूल तो मुतमईन होना चाहिए था, और जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसके ऊपर एक तसल्ली का इजहार होना था। लेकिन हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले एक जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई है, और वो एफआईआर पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज करा दी है। हालांकि देखिए सीधी बात है, मर्डर के केस है और उसके ऊपर एफआईआर तो अरशद की वालिदा है जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से होनी चाहिए, और इसका कोई भी ये हक नहीं बनता किसी और का कि वो अपनी तरफ से एक जाली एफआईआर करा के और मामले को और तरफ ले जाना चाहे। ये एक्सरसाइज पहले इमरान खान साहब के केस में हुई। आपको पता है वजीराबाद इंसिडेंट्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर से पहले ही जो एक वहां पे शख्स शहीद हुआ, 13 जख्मी हुए, उनका जो एफआईआर है वो इन्होंने बगैर इसके जो है वो दर्ज कर दी, और जाहिर है कि उसके नतीजे में बहुत एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ है, और अभी तक वो मामला जो है वो मुतनाज़ है, और मेरा ख्याल ये है कि इसके बाद ये मामला भी मुतनाज़ होगा। तो आपका ख्याल ये है कि एफआईआर जो आज दर्ज हुई है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और मामला की मदीयत में ही एफआईआर होनी चाहिए और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एंडोर्स करना चाहिए? देखिए बात यह है कि मेरा मुतमईन होना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी वालदा का, उनकी फैमिली का जो है वो अकोमोडेट होना या उनका जो है वो होना तो बहुत जरूरी है। तो अगर वो ही इससे मुतमईन नहीं है और उनकी वालदा का ये कहना कि राइट उनका है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो मेरा ख्याल यही है कि इस पे उनके खानदान का मुतमईन होना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनकी वालदा को सुने और उसके मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन इसमें एक और कंट्रोवर्सी जो बहुत डेवलप हो रही है और सोशल मीडिया पे उसमें बात भी हो रही है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने खत लिखा है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव हुई है, तो कहीं आने वाले दिनों में ये तासुर ना उभर आए कि इसके पीछे इमरान खान साहब की विल शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस खत की बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला कर दिया। नहीं, इमरान खान पाकिस्तान के लोगों की विल को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के अलावा अवाम को कौन रिप्रेजेंट करता है? जाहिर है इमरान खान तो अरशद शरीफ के साथ पहले दिन से खड़े, और जो तमाम मामलात हुए हैं उनसे वो ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि उन्होंने आवाज सबसे ज्यादा इमरान खान ने उठाई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खत के ऊपर एक्ट करती है तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसको करना चाहिए, बिकॉज इमरान खान एक शख्स तो नहीं, एक शख्स का नाम तो नहीं है, इमरान खान तो करोड़ों लोगों की आवाज का नाम। और अगर किसी जगह आपको अपना वकील देना पड़ा या इस केस में जो फैमिली है उसको सपोर्ट करनी पड़ी या इमरान खान साहब को खुद गवाही देने के लिए अदालत आना पड़ा, तो आप लोग करेंगे ये? हम तो दामे सुखने भर में अरशद शरीफ साहब के फैमिली के साथ खड़े हैं, और इसमें जो जुल्म हुआ है हम आखिर तक इंशाल्लाह जाएंगे। इसमें सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है, और इंशाल्लाह अगर अभी हो जाए और मामला सीधे हों अच्छी बात है, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला जब भी हमारी हुकूमत बनेगी अरशद शरीफ का मुकदमा जो है वो लाजमन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसका इंसाफ दिलवाने में नाकाम हो जाती है, इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कोऑपरेट नहीं करते, तो फिर कहां स्टैंड करेंगे आप? फिर हम अपनी हुकूमत का इंतजार करेंगे, वो भी कोई इतनी दूर की बात तो नहीं है इंशाल्लाह। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं, पहली तो सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए कि ये जो एफआईआर हुई है, जिस तरह वजीराबाद में सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किया कि जो कंप्लेनेंट है उसकी एफआईआर जो है वो नहीं हुई तो उसको इग्नोर किया गया। अब यहाँ दोबारा अगर ये एफआईआर इस तरह से होती है तो उसको इग्नोर किया जाता है, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट होगा और सुप्रीम कोर्ट को इस गलत रवायत का खात्मा करना चाहिए। अच्छा सर, ये मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा कि क्या वाकई पीडीएम के साथ को आपके राब्ते हैं और आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं नए इलेक्शन पे पीडीएम के साथ? देखिए 100% करना चाहते हैं, कोई इसमें दो राय ही नहीं है। हमने देखिए इलेक्शन का मामला ये है, इस वक्त इलेक्शन हमारी इतनी जरूरत नहीं है, इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी तरफ से इलेक्शन देखिए आप जरा सर्वे उठा के देखिए IRIS का,
मार्च में इमरान खान की जो मकबूलियत थी वो 31% के ऊपर थी। अब इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त 73% के ऊपर है। और अगर जो है इसी तरह से जो मामला चल रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत तो हर महीने बढ़ रही है। इलेक्शन 4 महीने बाद हो, पीटीआई को फर्क नहीं पड़ता। मसला सिर्फ हमारा ये है कि 4 महीने 5 महीने पाकिस्तान इकोनॉमिकली कैसे सस्टेनेबल आप करेंगे। $16 बिलियन के हमारे रिजर्व थे जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है, आज $7 बिलियन से भी कम रह गए। और पाकिस्तान के बारे में खुद मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग जो कहें वो कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा इसहाक डार ने और फिर फजलुर रहमान ने जो IMF के साथ एक अपने फटे शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान इज एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। तो हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि अगर आप इलेक्शन आगे ले जाना चाहते हैं, आप हमें बताइए पाकिस्तान की कौम को कि आप 6-7 महीने निकालेंगे कैसे, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। आप जो सब आप मतलब एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो बिल्कुल कतर फुटबॉल देखने पहुंचे होते हैं, कभी पेरिस में हमें जो है वो नजर आ जाता है, कभी जनाब अपना ये पहुंचा हुआ है। अजीबोगरीब इन्होंने तो एक ट्रिप बनाया हुआ है और मैं तो हैरान हूं जो लोग इनको लेके आए हैं कि इनको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइए, आपके जो डायलॉग है उसके मामले में कंफ्यूजन सी महसूस होती है कि इमरान खान साहब ने एक बार कहा कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं, फिर उन्होंने KPK के अरकान से खिताब करते हुए ये कह दिया कि मैं तो इन लोगों के साथ डायलॉग करना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट की तरफ से भी कंफ्यूजन है, ख्वाजा असद साहब कह रहे हैं कि ठीक है डायलॉग के लिए तैयार है, बाकी वजीर वुज़रा जो है वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। तो एक पॉलिसी क्या है आपकी, जो PTI की पॉलिसी है उसको जरा क्लियर कर दें, वजाहत कर दें उसकी। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इमरान खान साहब का भी जो नैरेटिव है वो पहले दिन से क्लियर है। और असद उमर साहब ने, मैंने, शाह साहब ने, हर जगह हमारी पार्टी ने एक ही बात की है, और वो बात ये है कि जी आप ये करें कि आप पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शंस का ऐलान करें, उसके बाद फ्रेमवर्क जिसमें डेट्स भी शामिल हैं वो सारी हम बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम इंतखाबात के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर चौसा में मुज़ाकरात किस बात के ऊपर करें। हमारा तो मुतालबा ये एक है कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएंगे। अगर हुकूमत नहीं तैयार तो फिर आप मुज़ाकरात क्या करेंगे। हुकूमत ऐलान करे कि वो अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार है, बाकी फ्रेमवर्क हम बैठ के कर लेंगे। लेकिन वो मशरूत डायलॉग के लिए आपके साथ तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप ओपन हैंड के साथ, खुले हाथों के साथ आएं और हर चीज पे बात हो सकती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले ही आप कंडीशन ये लगा देते हैं कि जी इलेक्शन करवाएंगे तो फिर हम आपके साथ डायलॉग करेंगे। तो जब आप कंडीशन बनवा के डायलॉग करें तो फिर डायलॉग का क्या फायदा, और गवर्नमेंट फिर क्यों डायलॉग करेगी आपके साथ। नहीं तो मुझे बताइए एजेंडा क्या है। अगर आपके दरमियान को बेसिक एजेंडा ही नहीं मुज़ाकरात का, तो आप मुज़ाकरात क्या करेंगे। तो बेसिक एजेंडा तो एक होगा ना जिसके ऊपर, जिससे हम आगे चलेंगे। देखिए सर, अब इलेक्शंस है ना, इलेक्शन एक एजेंडा है। आप ये कहेंगे ठीक है जी हम इलेक्शंस पे, नए इलेक्शंस पे बात करना चाहते हैं। अब डेट का फैसला तो यही हम कह रहे हैं, हम डेट तो कह रहे हैं कि आप अपने, हम डिस्कशन जब नेगोशिएशंस होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप ये तो माने कि आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं, अर्ली इलेक्शन कराने को तैयार हैं। इतनी बात आप मान जाएं, ऐलान कर दें, बाकी भी टीम बैठ के डेट के ऊपर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो तो बैठ के बात होगी। डेट पे आप फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आए कि ठीक है जी हम इलेक्शन पे बात करने के लिए तैयार हैं, फिर आप उनके साथ बैठ जाएंगे। डेट का मसला जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे आप। अर्ली इलेक्शंस के ऊपर तैयार, अर्ली इलेक्शन। अब उसमें एक और कंफ्यूजन है कि मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, और गवर्नमेंट ने आज पहला स्टेप लिया मर्दमशुमारी पे। आज जो उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की है जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, और उसके बाद ये मर्दमशुमारी होगी, फिर उसके बाद हल्का बंदियां होंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन की डेट आ सकेंगे। ये आप चाहते हैं कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन हो जाए। नहीं देखिए ना, वो सेंसस या मर्दमशुमारी तो मुमकिन ही नहीं ना अभी इन इलेक्शन तक। मसलन अगर आपने अगर वैसे भी डेट के ऊपर जाए तो इसका मतलब यह है कि आपने 1 अगस्त को या 2 अगस्त को आपकी असम्बलियां तहलील होती हैं, तो 2 अगस्त तक तो आपका सेंसस वैसे मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ये सेंसस जो है ये तो इररिलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ दीज इलेक्शंस, वो तो अगले सेंसस के लिए होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बगैर मर्दमशुमारी के पुराना हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन के लिए राजी हैं आप, ये आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? जी बिल्कुल, वो ऐसे ही होगा ना। उसकी वजह ये है कि देखिए पुरानी जो जो हमारा लॉ है सेंसस का, वो तो ये है कि हर 10 साल के बाद सेंसस होना है, मर्दमशुमारी होनी है। वो चूंकि यहाँ पे मर्दमशुमारी हमने 5 साल में हम दूसरी दफा करवा रहे हैं, तो इसलिए ये बात जो है वो आ रही है। 5 साल बाद दूसरी मर्दमशुमारी की वैसे तो नहीं जरूरत। ये तो एक मुतालबा था, तो एक चलिए उस पर बात हो गई, और वो अपना उसके ऊपर एक पूरा आप समझिए कि कंप्रोमाइज हो गया। लेकिन ये उसमें तय किया गया था कि अगर ये नहीं हो सकेगा तो फिर इन इलेक्शंस पे नहीं, अगले इलेक्शंस पे ही अप्लाई होगा। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब खुद डायलॉग का हिस्सा बनेंगे तो फिर डायलॉग हो सकते हैं। तो क्या इमरान खान साहब डायलॉग में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये भी एक सवाल है सर। देखिए ये रिलेवेंट बात है। आप जो है वो इमरान खान बैठेंगे या जो भी बैठेगा, वो अपना एक एजेंडे, वो इमरान खान के एजेंडे पे ही बात होगी ना, उन्हीं की टीम, उन्हीं के लोग बैठेंगे। सो इमरान खान खुद बैठे या ना बैठे, वो तो ये तो एक आई वुड से कि एक सब्सिडरी बात है, ये कोई प्राइमरी बात तो नहीं है। प्राइमरी बात तो है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और एक फॉर्मल एजेंडे के ऊपर होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब, मैंने क्योंकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक का टाइम, लेकिन अब इशू फिर यही है कि अगर इमरान खान साहब नहीं बैठेंगे और आपकी तरफ से लोग आएंगे तो दूसरी तरफ से भी सीनियर क़यादत नहीं बैठेगी। जब सीनियर क़यादत नहीं बैठेगी, इस साइड से इमरान खान साहब नहीं बैठेंगे, तो मामला फिर कैसे तय होंगे? सवाल वही है कि अगर एक साइड से इमरान खान साहब नहीं बैठते, दूसरी तरफ से मियां शहबाज शरीफ नहीं बैठते, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं बैठते, या बिलावल भुट्टो नहीं बैठते, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं बैठते, तो फिर डायलॉग नहीं हो सकेंगे। अगर आप कहते हैं कि सेकंड ईयर के साथ डायलॉग कामयाब हो सकेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल को वैसे कामयाब होंगे। तो मेरा ख्याल है आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को बैठना पड़ेगा इन सबके साथ। ये पता नहीं है, इस पर डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इमरान खान इनके साथ बैठेंगे, वैसे नहीं वो जितना मेरा ख्याल है। लेकिन बार ये है कि एक एजेंडा आ जाए और अगली इलेक्शन में तैयार हो जाए, फिर कोई मेहनत तरला करते हैं। तो फिर आप इमरान खान साहब को राजी कर लेंगे आप? मतलब कोशिश करते हैं, वैसे उन्होंने बैठना कोई नहीं इनके साथ। लेकिन अगर वो साथ नहीं बैठे तो इस तरह से भी फिर जिद होगी, तो फिर इलेक्शन डिले होते रहेंगे, फिर ये क्या रहेगा, बात यह है कि हमेशा सेकंड ईयर में जो मतलब असद उमर साहब या शाह साहब या खट्टक साहब बैठेंगे, तो वो भी इमरान खान के एजेंडे के साथ ही बैठेंगे ना, तो वो कर लेंगे, कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। एक दफा ये शुरू कर लें, हो जाएगा। तो इस तरह से भी अगर वो सेकंड ईयर को भिजवा देते हैं तो वो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा कि सेकंड ईयर दोनों पार्टी बैठ जाए और बैठ के फैसला करना। बिल्कुल सही है, वो बैठ जाए, बात करते हैं सच्ची। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, वैसे इमरान खान जो है इज नॉट एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, वो है नहीं। और जरदारी के साथ या शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने कोई नहीं बैठना। वो ये अगर आप कहेंगे तो ये फिर ऐसे ना ओनली देना। ठीक है, तो इस पे आपकी ये पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी है कि इमरान खान साहब एनआरओ नहीं देंगे, वो इनके साथ नहीं बैठेंगे। पार्टी पॉलिसी करना ही है, मतलब पार्टी में अगर हम कहेंगे भी ना, मैं जैसा बोलते कि इमरान खान ने कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन तो वो है नहीं कोई। उन्होंने ये इस तरह की ना ही वो इतने कोई, सच्ची बात यह है कि कोई वो कोई लंबी कहानियां उसके ऊपर कोई यकीन रखते हैं। वो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से आदमी है और 2+2 के आदमी है। तो वो जरदारी पे, शहबाज शरीफ के ऊपर वो कहाँ इनसे उनसे वो हाथ ही नहीं मिलाएंगे। और ये फरमाइएगा, आपका पीडीएम के साथ कोई राब्ता है किसी लेवल पे? कोई गैर सियासी राब्ते हो, कोई ना बताने वाले राब्ते हो, कोई खुफिया राब्ते हो? नहीं, इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो तो हुए उनसे, जो है वो अयाज सादिक साहब वगैरह, इनसे साद रफीक साहब वगैरह, ऐसे इन लोगों से जो है वो इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हुए थे, स्पेशली असद कैसर साहब के और परवेज खट्टक साहब के, क्योंकि वो स्पीकर रहे असद कैसर साहब, तो उनका इंटरेक्शन ज्यादा रहा इनसे, तो उनके राब्ते रहे हैं। लेकिन असल में बात होनी थी प्रेसिडेंट साहब से, क्योंकि खान साहब ने फिर नॉमिनेट किया था कि जो भी राब्ता होना है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ होना चाहिए। तो फिर इसहाक डार साहब की उनसे मुलाकात हुई थी, और लेकिन उनको बात आगे चली नहीं।
तो ठीक है, आप चाहते हैं कि वहीं से सिलसिला जुड़ जाए दोबारा, असद कैसर साहब, फिर इधर से असद उमर साहब, परवेज खटक साहब, दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद अतीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब, इनकी अगर मुलाकातें हो जाए तो पेशरफ्त हो सकती है। फिर मुलाकातों का फायदा कोई नहीं है मेरा ख्याल, जब तक देखिए ना, जब तक आप इलेक्शंस के ऊपर अपनी वो नहीं आमादगी जाहिर करते, बाकी बातें तो ऐसे किससे कहानी है। और इलेक्शन देखें अच्छा, इन्होंने नहीं अब करने। मैं आपको बताऊं, ये जो इस वक्त सूरत हाल है ना, इसमें आपने अभी कश्मीर में देखा है, इससे पहले आपने देखे हैं इलेक्शन, ये इलेक्शन और जो इस वक्त तमाम सर्वेज हैं, चीजें हैं, इलेक्शन इन्होंने करवाने नहीं है। सो ये बस एक वक्त तय करने के लिए करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम, मेरा जो हंच है, जो मुझे लग रहा है, और कुछ इंफॉर्मेशन भी, देखिए ये गवर्नमेंट तो नहीं चल पा रही, ये तो मुझे नहीं लगता कि अगले महीना 1.5 महीना ये गवर्नमेंट चल पाएगी। बट बिगर प्रॉब्लम इज कि ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी लेगेसी में हमें मावराए आइन को सेटअप ना देके जाए, और एक ऐसा सेटअप जिसमें इलेक्शन ना हो और एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बन जाए जो फिर कहेंगे नहीं हम तो 1.5 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, और उसमें पाकिस्तान के लिए और मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ये तो ये बताइएगा कि क्या आपको खतरा महसूस होता है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बन जाएगी? एक्चुअली मुझे तो काफी जैसा आपको आवाज आ रही है, खतरा महसूस हो रहा है आपको? जी। और आपका तो ख्याल ये है कि आपका ख्याल ये है कि एक आध महीने में ये गवर्नमेंट गिर सकती है और इनकी जगह एक लंबी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है? उसकी वजह ये है साहब के, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि $16 बिलियन हमारे रिजर्व्स थे जब नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, वो अब गिर के रह गए हैं $7 बिलियन। अब इससे कम की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अगर ये और $1.5-2 बिलियन कम हो गए, जो कोई मुल्क की इंपोर्ट के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो $1.5-2 बिलियन और कम हो गए, तो ये फिर हम एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और ये एक अनफॉर्चुनेट होगा कि ये हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी भी इन्होंने मार्शल लॉ लगवाने की पूरी कोशिश की। ये तो सिर्फ इमरान खान की वजह से मार्शल लॉ नहीं लगा। इन्होंने जो एक पूरी लड़ाई बनाई जनाब बाजवा साहब के साथ, और एक पूरा जो इनका सेटअप किया था, ये तो मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। वो तो सिर्फ इमरान खान की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। नहीं, इमरान खान साहब ने कैसे रोका मार्शल लॉ? स्मूथ ट्रांजिशन जो हुई है हमारी फौज की लीडरशिप में, वो उसमें वो एक मुतबराना फैसला था इमरान खान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई। समरी जो आरिफ अलवी साहब को भेजी गई वो साइन हुई, और एक पाकिस्तान में एक कम से कम फौज के जो फैसले हैं उनकी हद तक इस्तेहकाम आया। और इसीलिए हम समझते हैं कि जो नई लीडरशिप है इस वक्त फौज की, वो जिस कदर मुतबराना तरीके से अपने फैसले कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर भी हमें उम्मीद है कि चीजें जो है वो तब्दील होंगी, क्योंकि हम तो इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और जो गलतफहमियां हुई हैं हम चाहते हैं वो दूर हों। अच्छा, ये फरमाइए, सदर साहब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था नए आर्मी चीफ का और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी का, ये इमरान खान साहब की मर्जी से, उनकी ख्वाहिश से, इनकी मंशा से हुआ था? बिल्कुल 100% ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश और मंशा से हुआ था। और बिल्कुल इसका जो तमाम मामला है वो एक्चुअली जो हमारी तमाम जो कंसर्न लीडरशिप है, लोग हैं, उनको भी पता है कि इमरान खान साहब ऑन बोर्ड। और अगर इमरान खान साहब ना चाहते तो फिर ये डिले हो सकता था, 25 दिन रुक सकता था ये सारा सिलसिला, फिर बहुत कुछ हो सकता था। इमरान खान ना चाहते तो बहुत कुछ हो सकता। मतलब क्या क्या हो सकता था? मैंने आपको बता दिया, एक तो मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता था। अगर इमरान खान साहब ये कंफर्म ना करते और सदर साहब नोटिफिकेशन जारी ना करते तो फिर मार्शल लॉ लग जाना था, ये लगाना था। मार्शल लॉ तो जाहिर है उस वक्त की अथॉरिटीज ने लगाना। और आपका ख्याल ये कि तैयारियां थी मुकम्मल? ख्याल से आगे ही है, थोड़ा इंफॉर्मेशन है कि तैयारियां थी मुकम्मल। और अगर ये नोटिफिकेशन 27 तारीख को और ना निकलता, या 24 तारीख को, या 25 तारीख को, या 26 तारीख को, या 27 तारीख को ये सारे मामला तय ना होते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना था। बिल्कुल।
और अगर मुल्क को माशाल्लाह से बचाया तो आपका ख्याल है कि क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है? बिल्कुल इमरान खान को जाता है। और चलिए वो लंबी कहानी है, किसी वक्त इंशाल्लाह वो कहानी भी जो है वो आपको आपके सामने आ ही जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो मौजूदा जो ट्रांजिशन हुई है और उसमें इमरान खान के जो मुदब्बराना फैसले हैं और डॉक्टर अलवी साहब का जो इसमें एक लीडरशिप का रोल है, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस रही है, बड़ी अहमियत रही है। और अगर आज पाकिस्तान में एक जमहूरी अमल जारी है तो उसमें प्रेसिडेंट अलवी साहब का और इमरान खान साहब के फैसलों का बहुत ज्यादा अमल दखल है। अच्छा, जब ये नोटिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा था तो उस वक्त क्या फौज के साथ आपके राब्ते थे? आपने उनको बताया था कि हम अपनी तरफ से कोई रखना नहीं डालेंगे, हम स्टिल रेड करेंगे? जी, हमारे राब्ते। आपके राब्ते जनाब बाजवा साहब से थे या नई क़यादत से? मेरा ख्याल तफसील में नहीं जाते, लेकिन राब्ते थे। और आपने उनको बताया कि हमारी कंसेंट शामिल है? जी बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि बैकडोर पे आपकी उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते चल रहे हैं? जी बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट, देखिए एस्टेब्लिशमेंट का काम है, वो सबसे राब्ते तो रखते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान को एक स्मूथ ट्रांजिशन में ले जाने के लिए, एक स्मूथ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और वो अपने रोल में वो सबके साथ रखेंगे। वो कोई एस्टेब्लिशमेंट किसी एक सियासी जमात को ओन तो नहीं करती ना, सारी वो तो पूरे मुल्क की है और पूरे पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर एक अपना क्लेम रखता है। और फिर जब आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया तो उसी सारे प्रोसेस में आपने फिर लॉन्ग मार्च को आपने एक दिन का जलसे में कन्वर्ट किया, या फिर ये कहा गया था आपको कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, ज्यादा लंबा ना करें, एक दिन आप तकरीर करके वापस आ जाएं तो कॉल ऑफ कर दें? नहीं, हमें कहा नहीं गया था, ये पहले ही हमने फैसला कर लिया था। और हमने ये इरादा कर लिया था कि इस्लामाबाद में हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें पैराडाइम में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है तो साहब वो है ही ये कि जो पाकिस्तान में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे तो आप इमरान खान को ज्यादा लंबा रोक नहीं सकते। इमरान खान ने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बंद नहीं बनना है, जिस किस्म की उनकी पॉपुलैरिटी है, जिस किस्म का पीटीआई का इस वक्त ग्राफ है। तो हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके नतीजे में पाकिस्तान आइन से दाएं बाएं हो। और उसी पॉलिसी के तहत, उसी नजरिए के तहत हमने ये जो लॉन्ग मार्च है उसको इस्लामाबाद से पहले महदूद कर दिया है। और अब भी हम तमाम इक़दाम कर रहे हैं बड़े संभल के। और हमारा मसला यही है कि हम चाहते ये हैं कि मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन की तरफ जाए, किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाने की नौबत ना आए। ठीक, जैसे मैंने ब्रेक, लेकिन आपने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट से बनाने का एक प्रोसेस चल रहा है और आपको खतरा है कि कहीं गवर्नमेंट फेल होगी तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ना बन जाए। ये आपका ख्याल है या आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है? जैसे ये फरमाइएगा, ये जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है या आपका ख्याल है? नहीं, ख्याल से थोड़ी आगे की बात है। और इसमें हमारे से राब्ते जो हैं वो हुए थे। और कुछ महीने पहले तो जो है वो हमें कहा गया कि इस तरह से अगर एक लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के ऊपर मान जाएं आप तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यही समझने की कोशिश की कि ये जो टेक्नोक्रेट, पहली बात तो ये है कि ये माबराए आइन है और आप आइन से बाहर कैसे जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे थे कि हम वो फैसले जो हैं वो सख्त फैसले जो हैं वो कर लें और ये कर लें। तो मैंने ये कहा कि मुझे ये बताइए कि एक वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके पीछे लाखों करोड़ों लोग होते हैं, वो तो सख्त फैसले कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप सिर्फ वो लोग कैसे फैसले करेंगे जिनके पीछे कोई लोग नहीं खड़े। बस वहां पे आके खामोश हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आती आगे क्या कहना है। मसलन अगर मैंने कहा जी आप फॉप्टा प्राइवेटाइज करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि ये सारा स्मूथ, ये जो हमारी डिस्कोज है, अगर आप प्राइवेटाइज करें तो आपका क्या ख्याल है कि कोई आगे से एहतजाज नहीं होगा, लोग कुछ नहीं बोलेंगे? अगर आप सारी ये जो अपनी करना चाहते हैं, पीआईए बेचना चाहते हैं, चीजें बेचना चाहते हैं, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? सो जब तक पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ना हो, एक पीछे
लाखों लोग किसी लीडर के खड़े ना हो और वो समझा सके उन्हें कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उस वक्त तक आप ऐसे फैसले कैसे कर सकते हैं। और अब भी तो जो है इमरान खान को दूर रखना मकसद है, तो उसके लिए ये है कि आपने इन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन जो है वो रोकनी है। और ये हुकूमत तो इरेलीवेंट हो गई है। इस हुकूमत का तो देखिए ना सियासी बोझ है। आप जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की सियासी लाशें कितनी देर और उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। सो ये हुकूमत तो इरेलीवेंट है। ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के लिए आपसे किसने राब्ता किया? नहीं, वो मैं डिटेल्स तो नहीं बता सकता, जाहिर है जिन्होंने जो लोग राब्ता करेंगे उनका नाम बताना तो मुनासिब नहीं है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुआ था या गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, ये मैं डिटेल्स में नहीं जा सकता, डिटेल्स में नहीं जा सकता। ठीक हो, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट को नुकसान है इसमें, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट एक न्यूट्रल एलिमेंट रह जाता है। शायद नहीं, फ्रैंकली मुझे तो लगता है कि इस गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होगा। ये तो आराम से जहाज पकड़ेंगे, लंदन चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपने पैसे, अपने केसेस कर लिए। अब तो ये सिर्फ एक वजह से गवर्नमेंट को लंबा कर रहे हैं कि जो इनके केसेस इनके हक में फाइल हो गए हैं उनके खिलाफ अपीलें ना हो। मसलन एवनफील्ड अपार्टमेंट है, आप देखिए मरियम के खिलाफ अभी तक अपील फाइल नहीं की ना आपने। ये तो सिर्फ अपनी अपीलें मैच्योर करने के चक्कर में बैठे हुए हैं। इनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है पाकिस्तान से। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये जो नई फौजी क़यादत है, इससे आपका रास्ता है? कोई नया रास्ता पीछे से दरमियान में कोई रास्ता या वास्ता या खुला है कोई? नहीं, मेरा नहीं, मुझे पता नहीं। अगर हो भी तो मुझे पता नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये अगर 20 दिसंबर तक आपके मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट नहीं होते और इलेक्शंस के लिए कोई रास्ता नहीं खुलता या टेबल पे नहीं बैठते, तो आप 31 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ देंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा? हमारा जो एम है वो ये है कि 20 मार्च से पहले पख्तूनख्वा में और पंजाब में नए इंतखाबात हो जाने चाहिए और हुकूमतें नई आ जानी चाहिए। अब उस हिसाब से ये तकरीबन 20-21 दिसंबर जो है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। अगर जो ये है कि अगर हम 5-7 दिन आगे भी चले जाए तो 90 दिन जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, वो मिनिमम जो है वो तो 35 डेज है। तो आप 35 और 90 दिनों के दरमियान कभी भी इलेक्शन जो है वो करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा कोशिश यही है कि आप 20 मार्च से पहले नई हुकूमतें कायम हो जाए। और अगर 20 दिसंबर या 31 दिसंबर तक या 21 दिसंबर तक गवर्नमेंट मुज़ाकरात नहीं करती है और आपके साथ इलेक्शन के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करती, तो फिर आप असेंबलियां इसी महीने में तोड़ते हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान का इरादा यही है। उसमें जो मुख्तलिफ ओपिनियन जरूर है, चौधरी परवेज इलाही साहब की जैसी ओपिनियन मुख्तलिफ है इसमें, और लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा है कि फैसले का इख्तियार इमरान खान के पास है, तो जब कहेंगे तोड़ देंगे। लेकिन हमारी ओपिनियन ये है कि इसको कुछ देर डिले करना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब क्योंकि और मोनस इलाही साहब का मौक़िफ़ जनरल बाजा साहब के ऊपर इमरान खान साहब से नहीं मिलता, और ये जो चौधरी एजाज साहब ने फरमाया था कि जो हमारा बयानी है उसकी हवा चौधरी बिरादरान निकाल देते हैं, तो आप समझते हैं कि चौधरी बिरादरान की डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है आपसे? देखिए, मुझे तो एतराज की समझ नहीं आती। वो अलहदा पार्टी है, PMLQ एक अलहदा एंटिटी है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख के आगे बढ़ना है, तो हमारा एतराज बनता नहीं उनके ऊपर। सो जो भी, लेकिन उनका ये कहना कि जो फैसला करेंगे इमरान खान उसके ऊपर वो मनोवान अमल करेंगे, ये एक मुस्बत बात है और हमें इस हद तक रहना चाहिए। आगे बात के वो उनका बाजवा साहब के ऊपर मौक़िफ़ ये है या आपका ये है, वो उनका ये है, वो अलहदा पार्टी है, उनका वो अपनी सोच के मुताबिक आगे चलेंगे। अच्छा चौधरी साहब, मैंने एक और ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल फिर आपके पास जा रहा हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब, अगर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है और ये दोनों दोबारा PDM की तरफ चले जाते हैं, तो फिर आपकी क्या सियासत होगी? चौधरी साहब, ये अब आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हो चुके हैं, चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी है, और कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि एक दरमियान में रास्ता है जो कि परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात कर लें और मुलाकात का नतीजा ये निकले कि PDM उनको अपना चीफ मिनिस्टर बना दे। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन सामने आता है तो फिर आप असेंबली कैसे तोड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोनस जो हैं, और मतलब मोनस इलाही और मैं, मेरा ये ख्याल है कि कोई 2002 से या 3 से जो है मैं उनसे मेरी दोस्ती है, बहुत 15-18 साल की जो है, उनको मैं जानता हूँ। वो कभी भी नहीं जाएंगे शहबाज शरीफ की तरफ जो है, वो नहीं जाएंगे मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही साहब।
स्पेशली चूंकि मोनस जो है वो ज्यादा कहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इसके ऊपर सख्त है। दूसरी बात यह है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इसकी जो है वो लॉजिक को सपोर्ट नहीं करती। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जो पीएमएलक्यू है उसकी जो अहमियत है वो पीटीआई के साथ है, और क्योंकि उनकी जो तमाम हलके हैं उनमें अगर आप उठा के देखें तो उनके मुकाबले नून वालों के साथ है, और पीटीआई और पीएमएलक्यू जब मिलते हैं तो उनके हलकों में उनका इलेक्शन तभी बनता है, अदरवाइज इलेक्शन नहीं बनता। तो पीएमएलक्यू जो है वो उसको जो मिड टर्म उसका जो एक कह लीजिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो उसका पीटीआई का इकट्ठा है, वो कभी भी नहीं जाए। लेकिन अगर पक्सर मुस्लिम लीग काफ के लोग टूट के जो शुजात साहब की तरफ चले जाते हैं या 20-22 आपके एमपीएस इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर भी असेंबली तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। नहीं, अगर 20-22 इस्तीफा दे देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो तो वैसी जो सिचुएशन है वो तो वैसी ही रहेगी, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आनी। वो तो परवेज इलाही साहब की एडवाइस के ऊपर असेंबली टूटनी है, वो असेंबली तो उनकी नंबर्स के ऊपर तो नहीं टूटनी है। दूसरी बात यह है कि जो वो मेंबरान हैं उन्हीं का तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनका अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें साबित हो गया है कि पीटीआई के बगैर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, और तमाम जो पीएमएलक्यू के मेंबरान हैं वो पीटीआई के टिकट के साथ ही आगे जाना चाहेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइए, क्या सदर साहब ने वाकई इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जो नए आर्मी चीफ है उनके बारे में कोई बयान ना दिया जाए या कोई ट्वीट ना की जाए, और इमरान खान साहब ने अपने तमाम वर्कर से और अपने तमाम जो लीडर्स हैं उन सबको मना कर दिया कि आपने नई क़यादत के खिलाफ को बात नहीं करनी? नहीं, ये फैसला इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले ही हम कर चुके थे, और अगर आप उठा के देखेंगे इमरान खान साहब के बयानात तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे जलसे थे, जो जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है उससे पहले ही हमने ये फैसला कर लिया था कि कोई भी आर्मी चीफ बने, चाहे जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर पहले हमने शुरू में बात की थी, लेकिन उसके बाद हमने बिल्कुल बात नहीं की, और हमने कहा था जो भी बनेगा हम उसके साथ जो है वो मिल के चलने की कोशिश करेंगे। और हम देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, फौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड इदारा है और पीटीआई मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स करती है। सो फौज में और इस वक्त इसीलिए बहुत बड़ी सपोर्ट फौज के अंदर जो है वो पीटीआई की है, और हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे पीटीआई का लगे हम इतनी बड़ी अपनी स्पोर्ट बेस जो है उसको लूज करना चाहें। सो हमने कोई परपेचुअल लड़ाई तो नहीं करनी थी, उस वक्त कुछ इश्यूज हो गए। हम चाहते यही हैं कि हम एक इदारों के साथ और नई जो क़यादत है उसके साथ हम एक मिलजुल के हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये वाकई जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब का भरोसा तोड़ा था, जिसपे शिकवा उन्होंने किया है कि भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे उन पे? हाँ, अब बात यह है कि अब वो चले गए हैं तो फिर क्या बात जो है वो अब उसके ऊपर क्या करनी है, लेकिन उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे। आउट ऑफ वे जाके उन्होंने हमारी बड़ी जगहों पे मदद भी की, बाद में ताल्लुकात खराब हो गए, फिर आउट ऑफ वे जाके उन्होंने जो है वो मुश्किलें भी खड़ी की। तो बस ये तो फिर होता है, जब आप साथ होते हैं साथ होते हैं, जब खिलाफ होते हैं खिलाफ होते हैं। लेकिन इशू ये है कि देखें, आप एक मोतदिल बात कर रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब भी मोतदिल बात कर रहे हैं, लेकिन इशू इमरान खान साहब क्रिएट कर देते हैं। इमरान खान साहब ने जब इस किस्म का इंटरव्यू दिया तो उसके बाद दोबारा चैप्टर्स खुल गए। तो आप को क्या ये पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि जनरल बाजवा साहब अगर रिटायर हो गए हैं तो उनको रिटायर समझा जाए, उनसे बात ना की जाए? देखिए, तल्खियां हो गई ना, ये जो हुआ ना, जो जिस तरह आजम सवाती साहब के साथ हुआ, शहबाज गिल के साथ हुआ, जर्नलिस्ट जो है उनके साथ जो हुआ, उससे तल्खियां जो हैं वो बड़ी हो गई। और सच्ची बात है, इमरान खान जो है वो बड़े नाराज है इस बात के ऊपर। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस तरह का सलूक, जर्नलिस्टों के साथ इस तरह का सलूक, ये तो बड़ा पाकिस्तान में तो कभी नहीं सुना था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ जो कुछ हुआ। उस वजह से तल्खियां तो हुई हैं, और एक जाहिर है कि एक गुस्सा भी है, लेकिन इसके बावजूद बायगॉन्स और बायगॉन्स, अब आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आपसे, जनरल बाजवा के आपके ऊपर एहसानात ज्यादा थे या उन्होंने आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाया? बस इक्वली प्रोपोर्शन ही होगा मेरा ख्याल। तो बस ऐसे ही है। अब तो जिस तरह मैंने कहा, चले बायगॉन्स और बायगॉन्स, आगे चलते हैं।